दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में सिर्फ वही क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देखेंगे एक एक प्रश्न को तो दोस्तों आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल टेस्ट के जैसा यूं समझना है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है और आप जो है टेस्ट दे रहे हैं। तो फटाफट आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर को कमेंट कीजिए। जो भी क्वेश्चन नहीं बने प्लीज उसको नोट कीजिए, क्योंकि दोस्तों वक्त जो है वो काफी कम है। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 1949 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग फर्स्ट का आंसर देंगे। जी सर, देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है लगभग सभी बच्चे गलत दे रहे हैं। इसका जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों वो आपके 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। भारत में निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को जो है भारत में निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, 25 जनवरी कब? 1950 को। ये क्वेश्चन आपको हम कई बार करवाए हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप लोग को गलत नहीं करना। जिससे भी अगर गलत हो रही है तो प्लीज इसको नोट करेंगे, उसको बार बार रिवीजन करेंगे। बहुत बढ़िया अभिषेक कुमार, बिल्कुल आपके राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? के.एम. मुंशी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अबुल कलाम आजाद थे या फिर सुचेता कृपलानी थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बिल्कुल इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है अबुल कलाम आजाद, यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री यानी कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। बहुत ही इंपोर्टेंट, बहुत बढ़िया। सेकंड का राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। बहुत कोई अगर ए दे रहे हैं तो प्लीज, कोई भी अगर आंसर गलत दे रहे हैं तो जो है वो सही कर लेंगे आंसर को। ठीक है, चलिए बहुत बहुत खूब। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3, भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? देखिए दो चीज आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होना है। सबसे पहला दोस्तों चुनाव जो हुआ था वो आपका 1952 में आपको लिखना है। 52 में, जी हाँ। वैसे तो चुनाव जो है वो 1951 में शुरू हो गया था आपका, लेकिन उसको 1952 का चुनाव कहा जाता है क्योंकि ज्यादातर चुनाव जो है वो 1952 में हुआ था। ठीक है, तो प्रथम चुनाव दोस्तों आपका 1952 में हुआ था। जो द्वितीय चुनाव है वो 5 साल के बाद यानी कि 1957 में हुआ। ठीक है, जो तृतीय चुनाव है वो आपका कितने साल के बाद, यानी कि तृतीय चुनाव जस्ट 5 साल आपको बैक कर देना, यानी कि 1962 में हुआ था। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि तृतीय आम चुनाव, तो बिल्कुल आपके जो राइट आंसर है वो हो जाएंगे 1962 में। ठीक है, चतुर्थ जो हुआ था वो 1967 में हुआ था। तो पहला चुनाव आपको सिर्फ याद रखना 1952 और 5 साल करके जोड़ के आपको जो है डेट बैठा देना है। राइट आंसर यहाँ पर जो है आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4, भारत का 29वां राज्य कौन है? झारखंड है, उत्तरांचल है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है। तो भारत का जो 29वां राज्य है वो कौन सा है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अभी जो दोस्तों प्रेजेंट में टोटल प्रदेश है वो कितने हैं, टोटल राज्य कितने हैं? वो 28 है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा आपको कि टोटल राज्य कितने हैं तो आपको 28 लिखना है। और अगर क्वेश्चन पूछ दे कि केंद्र शासित प्रदेश, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, बिल्कुल राइट आंसर आपके हो जाएंगे। टोटल आपके जो है अभी 9 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 28 राज्य है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि 29वां राज्य कौन सा है? बिल्कुल राइट आंसर आपके बिल्कुल 4 का राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है तेलंगाना। जी हाँ, बहुत को बिल्कुल राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 5, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? ये क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है द्विराष्ट्र का। जब भी आपको द्विराष्ट्र सिद्धांत पूछे तो आपको 2 आंसर देखना है, एक आपको मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा या फिर दूसरा आपको देखना है दोस्तों मुस्लिम लीग। उसमें से जो भी ऑप्शन रहेगा आपको वही लगाना। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका मोहम्मद अली जिन्ना दिया हुआ, तो राइट आंसर आपके जो है ऑप्शन सी हो जाएंगे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी भी पूछे कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो आपको राइट आंसर लगाना है मोहम्मद अली जिन्ना। और कभी अगर मुस्लिम लीग दिया हुआ है तो आपको मुस्लिम लीग लगाना है। बहुत खूब। देखिए इस क्वेश्चन में जाएंगे आपका 6, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस पंचवर्षीय योजना में, बहुत इंपोर्टेंट, हम आपको एक क्वेश्चन पहले भी करवाए हैं, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष ध्यान दिया गया था? पंचवर्षीय योजना को जो शुरुआत है वो कब से हो गया था? आपका 1951 से हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था तो आपको 1951 लगाना है, द्वितीय कब हुआ था 1956 लगाना है, तृतीय कब हुआ था जस्ट 5 साल करके बाद आपको लगाना है, यानी कि 1961 में हुआ था। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से, इस बार आपका मॉडल पेपर जो 2022 का जारी हुआ था बिहार बोर्ड के द्वारा, उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पूछा था कि जो है गरीबी हटाओ, यानी कि क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा था। पहले आप यहां पर आंसर दीजिए, बिल्कुल कौन से पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का कार्यक्रम को विशेष ध्यान दिया गया था? इसको यहां पर राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत खूब, बिल्कुल इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे गरीबी हटाओ का नारा हम लोग जानते हैं। अच्छा आपको डेट पूरा याद करवाते हैं, डेट याद करवाते हैं। पहली जो है आपको 1951 में हुई थी, जो दूसरी हुई थी वो 1956 में हुई थी, जो तीसरी हुई थी वो 1961 में हुई थी, जो चौथी हुई थी दोस्तों वो कब हुई थी? यानी कि आपका डेट अगर देखेंगे तो 1971 में हुआ था। और 1971 में क्या था? गरीबी हटाओ का था। तो टोटल कितना में पड़ा? 5वीं में पड़ा है कि नहीं? 5वीं में पड़ा आपका 1951 हो गया पहला, आपका 56 हो गया दूसरा, आपका 61 हो गया तीसरा, और आपका जो जी बिल्कुल 66 हो गया आपका चौथा, और 1971 है आपका हो गया 5वां। तो गरीबी हटाओ, यानी कि इंदिरा गांधी थी उस समय प्रधानमंत्री, और इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ कार्यक्रम यानी कि प्रोग्राम चला रही थी, तो आपकी 5वीं योजना हो जाएगी। ठीक है,
बहुत खूब, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपके जो है ऑप्शन सी हो जाएंगे। बहुत खूब। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की जो स्थापना है वो कब हुई थी? बिल्कुल अप्रैल के महीने में 1980 में इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना है वो 1980 में हुई थी, अप्रैल के महीने में। बहुत खूब। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर, भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहां शुरू हुआ था? गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। तो भारत में सहकारी दूध उत्पादन का जो आंदोलन है वो कहां पे शुरू हुआ था? बिल्कुल 8 के जो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे वो है गुजरात में। ऑप्शन है आपके ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 9 किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था? क्योंकि आप लोग जानते हैं सबसे पहले जो लैंग्वेज के आधार पर बना था वो आंध्र प्रदेश बना था, यानी कि भाषा के आधार पर जो राज्य बना था वो कौन सा राज्य था? वो आपका आंध्र प्रदेश था। लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी भाषा के आधार पर जो है 1953 में आंध्र प्रदेश को गठन हुआ था। दो क्वेश्चन यहां पर बन रहा है। एक तो सबसे पहली बात कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1953 ईस्वी में हुआ था। कौन सी भाषा में हुआ था? बिल्कुल आप लोग को करेक्ट आंसर लगाना है क्वेश्चन नंबर 9 का। बहुत को बिल्कुल इसका राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है तेलुगु भाषा। ठीक है, तो तेलुगु भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, 1953 में हुआ था। बहुत को बहुत अच्छी, गजब आप लोग आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? बिल्कुल इसके राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे पंजाब, क्योंकि हम लोग जानते हैं पंजाब जो है वो दिल्ली के साइड में है, वो जो है उत्तर तरफ है, उत्तर या फिर आप बोल सकते हैं थोड़ा सा पूर्व। ठीक है, लेकिन आपका जो 7 सिस्टर स्टेट है वो किधर है? तो वो दोस्तों आपका पूर्व साइड में है। ठीक है, तो पंजाब जो बिल्कुल नहीं होगा। तो 7 बहनों में जो कौन सा राज्य शामिल नहीं है? राइट आंसर आपके पंजाब हो जाएंगे। बाकी मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, ये सभी जो है आपके 7 सिस्टर स्टेट में शामिल है। देखिए इस क्वेश्चन 11, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था? आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री जो कि भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन पूछेगा कि द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे, और 1966 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर से 1967 में तृतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनती है। बट यहां पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कौन से समझौता पर हस्ताक्षर किया था? बहुत खूब, बिल्कुल 11 को जो यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री का आपको सही आंसर देना है। जी हाँ, बिल्कुल 11 का राइट आंसर ताशकंद समझौता हो जाएंगे। कोई कोई गलत लगा रहे हैं। 11 का भारत पाक समझौता उस समय कहां हुआ था? भारत पाकिस्तान समझौता। यहां पर राइट आंसर आपके ताशकंद समझौता हो जाएंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कौन से समझौता पर हस्ताक्षर किया था? ताशकंद समझौता। सिंधु समझौता भी जो है वो पाकिस्तान के साथ हुआ था। शिमला समझौता भी जो है वो पाकिस्तान के साथ हुआ था। ठीक है, ये सभी याद रखना है। और फरक्का समझौता जो है वो अफगानिस्तान के साथ हुआ था। और पंचशील समझौता वो भी जो है चीन के साथ हुआ था। देखिए इस क्वेश्चन 12, भारत की विदेश नीति की निर्माता किन्हें माना जाता है? हम लोग जानते हैं भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन आपको यह बात पता है कि जवाहरलाल नेहरू जो है प्रथम विदेश मंत्री भी थे। और हम लोग ये भी जानते हैं जो विदेश मंत्री होते हैं उसी पर जो है ज्यादा भोर होता है विदेश नीति बनाने का। यानी कि विदेश नीति का जो निर्माता है, बिल्कुल राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है आपके पंडित नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। देखिए इस क्वेश्चन 13, भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1971 में, 1974 में, 1980 में, 1998 में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपको फटाफट क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाना है कि भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ था। जो भी अभी तक वीडियो को प्लीज शेयर नहीं किए, प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे। काफी कम स्टूडेंट जुड़े हैं। ठीक है, एक बार आप लोग सभी लोग जम करके सारे दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिए। और जो भी वीडियो को प्लीज लाइक नहीं किया, एक बार जम करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि दोस्तों इससे जो है बिल्कुल हम लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलती है कि आप लोग पढ़ रहे हैं। और कमेंट भी कीजिए। जी हाँ, बहुत को बिल्कुल 13 की जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएंगे 1998 में। तो भारत में जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था, सफल हुआ था, वो कब हुआ था? राइट आंसर 13 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। बहुत खूब। देखिए इस क्वेश्चन 14, अभी हमने आपको कहा था कि बांग्लादेश के बीच जो है भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा समझौता हुआ था? बिल्कुल हम लोग जानते हैं वो है फरक्का समझौता। ठीक है, फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। गांधी मतलब वो गंगा नदी को लेकर के, पानी को लेकर के। बट यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ था। इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर तो आपको बिल्कुल करेक्ट है कि यहां पर 1971 होगा, यहां पे 1971 होगा। लेकिन ये डेट जो है दोस्तों यहां पर आपका गलत दिया हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए एक चीज आपको बताते थे, यहाँ जो 6 दिसंबर आपका दिया हुआ ना, 6 दिसंबर 16 दिसंबर जो आपका दिया हुआ, मैं तो आपको क्लियर आंसर बता रहा हूं। यहाँ पर जो 16 दिसंबर दिया हुआ दोस्तों, ये आपका गलत होगा। ठीक है, यहाँ मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, और हो सके तो आप लोग यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों अक्सर इस क्वेश्चन में बच्चे जो स्टूडेंट जो है वो गलती कर देते हैं। देखिए ये चीज आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपका मॉडल पेपर है ये, लेकिन फिर भी गलत है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? हम लोग जानते हैं कि 1971 में हुआ था, दिसंबर के महीने में हुआ था। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 16 दिसंबर लिखा हुआ है, जिसका होना चाहिए 6 दिसंबर। तो राइट आंसर जो है बिल्कुल आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, लेकिन 6 दिसंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूपीएससी बॉय आनंद राणा। चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हैं। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपको मालूम है। राइट आंसर आपके हो जाएंगे। जी हाँ,
अच्छा, कोई 15 का भी आंसर दे दिया क्या? बहुत खूब। चलिए, किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील समझौता का उल्लंघन किया था? क्या आप लोग को मालूम है पंचशील समझौता कब हुआ था? बिल्कुल आपका राइट आंसर फटाफट आप लोग को कमेंट करना है यहाँ पर कि पंचशील समझौता कब हुआ था और कौन सा देश है जो कि 1962 में आक्रमण किया था। इसका तो राइट आंसर आप जानते ही हैं, वो है आपका चीन। ठीक है, कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ देगा पंचशील समझौता क्या है, आपको सिंपली आंसर लगाना है कि पंचशील समझौता जो है वो भारत और चीन के बीच हुआ था। इसमें जो है 3-4 चीज को मुख्य रूप से सिद्धांत रखा गया था। सबसे पहला कि हम ना आपकी तरफ देखेंगे ना आप मेरे तरफ देखिएगा, मतलब आपके देश में जो हो रहा है वो होने देंगे और मेरे देश में जो हो रहा है वो होने दीजिए। ठीक है, हम कभी आपकी सीमा पर जो है इधर उधर नहीं करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों 2-3 सिद्धांत को पंचशील समझौता के अंतर्गत लिखा गया था। बहुत को बिल्कुल 15 की जो राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे और बिल्कुल अभिषेक कुमार ने बिल्कुल सही आंसर कहा है, 1954 हो जाएगा। ठीक है, तो पंचशील समझौता जो पंचशील संधि या फिर समझौता वो भारत और चीन के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो आपका 1954 राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत खूब जी, बिल्कुल। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 16। पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ था? गुजरात में, उड़ीसा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। पोखरण परमाणु परीक्षण जो है भारत के किस राज्य में हुआ था? राइट आंसर 16 का जो है आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, वो है क्या? वो है आपके राजस्थान। गलत आंसर बिल्कुल नहीं लगाना है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 17, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन सा समझौता हुआ था? अभी हमने आपको करवाया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कई समझौता हुआ है। सबसे पहला आपका एक शिमला समझौता हो गया, सिंधु संधि हो गया, एक आपका ताशकंद समझौता हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों 3 या 4 समझौता हुआ है जो कि मुख्य तौर पर आपको पूछे जाते हैं। हम लोग यहाँ पर जानते हैं फरक्का समझौता जो बांग्लादेश के बीच हुआ था। ठीक है, लाहौर समझौता वो पाकिस्तान की। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 1972 में ये क्वेश्चन यहाँ पर है। तो 17 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल आपके हो जाएंगे, वो है शिमला समझौता। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। ताशकंद समझौता है कुछ साल पहले हुआ था। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 18, 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी? सी राजगोपालाचारी ने, चौधरी चरण सिंह ने। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के जनरल कौन थे, खास करके पॉलिटिकल साइंस में। तो उसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर ध्यान से सुनिएगा तो वहां पर है स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत का मतलब हुआ कि आजादी के बाद। तो आजादी के बाद जो प्रथम ये है यानी कि जो जनरल है वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, अब 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी? तो 18 का दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएंगे बिल्कुल आपके हो जाएंगे, वो है जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 19, 1977 के आम चुनाव में विजय पार्टी का नाम लिखिए। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका कि 1977 के आम चुनाव में जो पार्टी विजय हुई थी, हम लोग जानते हैं इंदिरा गांधी जो है उस समय हार गई थी, यानी कि कांग्रेस हार गई थी। ठीक है, और एक पार्टी की जो है जीत हुई थी, वो पार्टी कौन सा है? फटाफट जो है क्वेश्चन नंबर आप लोग 19 का आंसर करेंगे जी। बहुत खूब, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपके हो जाएंगे 19 का बी, यानी कि जनता पार्टी। तो 1977 के आम चुनाव में जो विजय पार्टी का नाम है उसका नाम है जनता पार्टी। और सबसे पहले यानी कि जनता पार्टी में टोटल 3 कैंडिडेट था जो कि बड़े लेवल पे था। उसमें जो सबसे पहला जो प्रधानमंत्री बना था ऑपोजिशन से, वो कौन था? मोरारजी देसाई। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा चौथा प्रधानमंत्री कौन था? वो था मोरारजी देसाई। और ऑपोजिशन में यानी कि कांग्रेस को छोड़ करके, कांग्रेस से कोई अलग होकर के पार्टी मोरारजी देसाई बने थे और टोटल 18 महीने ही वो रुके थे। 18 महीने के बाद फिर से वो पार्टी यानी कि फिर से जो है वो हार गए थे। एक प्रकार का बोल सकते हैं कि जो सरकार वो भंग हो गई थी जो पार्टी है। देखिए इस क्वेश्चन, तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तारी विरोधी आंदोलन जो है महिलाओं ने शुरू किया था। अब यहां पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि तारी विरोधी आंदोलन जो है वो कौन से राज्य से संबंधित है? बहुत को बिल्कुल 20 के जो राइट आंसर यहां पर हो जाएंगे वो है आंध्र प्रदेश से। तो तारी विरोधी आंदोलन जो है वो किस राज्य से संबंधित है? बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएंगे आंध्र प्रदेश। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 21, मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, तारी विरोधी आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन। तो जो मेधा पाटेकर का जो नाम है वो कौन से आंदोलन से जुड़ा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो कि आंसर गलत दे रहे हैं। अगर आपके आंसर गलत हो रही तो प्लीज उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मेधा पाटेकर का नाम जो है किस आंदोलन से जुड़ा है? राइट आंसर आपके हो जाएंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 22, फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? तो अभी हम लोगों ने देखा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता के अंतर्गत पानी के लेकर के जो है विवाद था, तो उसी के अंतर्गत जो है फरक्का समझौता बना। इसमें क्या होता है 70% पानी, मैंने आपको थोड़ी में एक्सप्लेनेशन में पढ़ाया था। कोई भी चैप्टर अगर आपका छूटा हुआ तो जाकर के देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे वो आपके ऑप्शन सी, फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 23, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा पर, कावेरी पर, गोदावरी पर, सतलज पर। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका। हेलो फ्रेंड 23, हेलो फ्रेंड। चलिए बहुत खूब, अजीत पिंकी आर्ट्स, बहुत बढ़िया, बहुत आप बिल्कुल आप सभी क्वेश्चन का आंसर सही दे रहे हैं आप लोग। अभिषेक कुमार, इंडिया बांग्लादेश, बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोग फटाफट कर दीजिए कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? सॉरी,
चलिए फटाफट आप लोग, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल 23 के जो राइट आंसर आपके यहाँ हो जाएंगे दोस्तों, वो है सतलज नदी के किनारे, ठीक है, यानी कि सॉरी सतलज नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है, वो है आपका सतलज नदी पर। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 24, नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकार कौन बना? इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा या फिर मोरारजी देसाई। तो हम लोग जानते हैं नेहरू के निधन के बाद जो उसका राजनीतिक उत्तराधिकार बना था वो कब बना था तो 1964 में हम लोग भी जानते हैं, क्योंकि 1964 में जो है नेहरू जी की जो है मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1964 में। ध्यान रखना 1964 में नेहरू जी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद फिर उसके जो उत्तराधिकारी थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। 24 का जो राइट आंसर बिल्कुल हो जाएंगे, वो है द्वितीय प्रधानमंत्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और इसकी भी जो मृत्यु कब हो गई थी? 1966 में, यानी कि जस्ट 2 साल के बाद। बहुत को देखिए इस क्वेश्चन नंबर 25, सीटो और सेंटो, दो चीज है यहां पर, ध्यान दीजिएगा, 1 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। सीटो और सेंटो के बारे में क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन आसान क्वेश्चन पूछता है, कोई हार्ड आप लोग बिना मतलब का। बहुत सारे स्टूडेंट जो कि बोलते हैं सर पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन जो है नहीं बनता है, आसान क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश है? तो सीटो और सेंटो का सोवियत संघ, बहुत कोई बोल रहे हैं, बहुत गलत बात है। इसका जो है अमेरिका होगा ना। वर्सा संधि जो था, वर्सा पैक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो था आपका सोवियत संघ। और सीटो और बिल्कुल 25 का राइट आंसर आपको अमेरिका हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं अमेरिका जो है वो सीटो बनाया था, सेंटो बनाया था, नाटो बनाया था, और ये सभी को बना करके वो सभी देश को मिलाना चाहता था। और कोई भी संधि, कोई भी संगठन बनाने का सिद्धांत ये होता है कि उसमें जितने भी देश शामिल है, उसमें अगर कोई भी हमला करेगा तो वो सभी देश मिलकर के उस पर बदला लेंगे, ठीक है। तो सीटो और सेंटो, सीटो यहाँ पर SEATO वो वाला सीटो है, ठीक है, वो दूसरा मत समझ लेना। और सेंटो का मतलब CENTO, इसका फुल फॉर्म भी होता है। तो यहाँ पर सीटो सेंटो जैसे संगठन का जो संस्थापक है वो आपका अमेरिका था। इस तरह का क्वेश्चन में आपको गलत नहीं करना है, बहुत आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह का, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? सुकुरनो, आराफात, मार्शल टीटो, पंडित नेहरू। तो यहां पर बोलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। और हम लोग जानते हैं 26 का जो राइट आंसर है, फटाफट पहले आप लोग बोलेंगे। हम लोग जानते हैं पंडित नेहरू भी थे उस समय, मेन भूमिका तो पंडित नेहरू ही ने निभाया था गुट निरपेक्षता की नीति में। तो आपको पता है गुट निरपेक्षता की नीति क्या है? गुट निरपेक्षता की नीति का मतलब हुआ दोस्तों एक ऐसा ये, यानी कि उस समय जो है दुनिया 2 गुटों में बढ़ गई थी। एक आपका था पूंजीवादी यानी कि अमेरिका, एक था सोवियत संघ। अब कोई भी देश था उसके पास 2 ऑप्शन था, या तो अमेरिका की तरफ जाओ या सोवियत संघ की तरफ जाओ। लेकिन भारत जो है वो किसी की तरफ नहीं जाना चाहता था। दोनों को गलत ठहराने के लिए एक शांति वाला, एक गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था। अब 26 का पहले तो आप आंसर दीजिए। बहुत को बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको हो जाएंगे आराफात, यानी कि ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे आराफात। बाकी सुकर्नो हो गया, मार्शल टीटो हो गया, पंडित नेहरू हो गया, ये तीनों जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक थे। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 27, 2 ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलेंगे। चलिए अभिषेक कुमार राहुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 2 ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा था? बिल्कुल आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, वो है सोवियत संघ। सोवियत संघ जो कि साम्यवादी को चाहता था, और अमेरिका जो वो पश्चिमी संघ होता है, एक प्रकार का बोल सकते हैं कि वो जो है पश्चिमी गठबंधन को कर रहा था, यानी कि यूरोप को, ठीक है। और ये क्या चाहता था? पूंजीवादी को चाहता था। अब देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 28, शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? ये क्वेश्चन में देखिए अक्सर बच्चे गलत होते हैं, क्योंकि कोई 1946 लगा देता है, कोई 1944 लगा देता है, कोई 47 तो कोई नहीं लगाता है, और कोई 1945 लगा देता है। अब यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर देना है कि शीत युद्ध का जो प्रारंभ है वो कब हुआ था। आपके ऑप्शन में कभी कभी ये दिया हुआ रहेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो जब भी आपको राइट आंसर रहेगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो आपको उसी को लगाना है। लेकिन यहाँ पर आपका डेट दिया हुआ है, तो आपको सही से डेट लगाना है। बहुत बढ़िया, फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल 28 का राइट आंसर आपको ऑप्शन बी ही लगाना है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ, ठीक है। तो शीत युद्ध का जो शुरुआत है वो 1945 में हुई थी, और जो खत्म है वो कब हुई थी? 1991 में हुई थी, ठीक है। शीत युद्ध का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा युद्ध जिसमें जो है लड़ने की पूरी प्रवृत्ति है, यानी कि बोल सकते हैं कि लड़ने का पूरा संभावना था, लेकिन लड़ाई नहीं हुई थी। पूरे तरीके से तनाव उत्पन्न हो गई थी, लेकिन लड़ाई नहीं हुई थी, कोई युद्ध नहीं हुई थी। उसी को कोल्ड वार यानी कि शीत युद्ध कहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 29, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? 17 है, 48 है, 49 है, 50 है। और भारत में टोटल कितने हैं? अभी प्रेजेंट में वो 28 है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के बारे में आपको पूछ रहा है, उसमें जो है टोटल कितने राज्य हैं? बहुत बढ़िया, फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर को कमेंट करेंगे। जी बिल्कुल 29 के राइट आंसर आपके हो जाएंगे डी, यानी कि 50। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है कुल कितने राज्य हैं? आपके राइट आंसर 50 हो जाएंगे। बहुत खूब। देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 30, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? सोवियत संघ के, अमेरिका के, इंग्लैंड के, चीन के। तो ब्रेजनेव जो है वो किस देश के प्रेसिडेंट थे, यानी कि राष्ट्रपति थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बिल्कुल फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है सोवियत संघ के। तो ब्रेजनेव जो है वो किस देश के राष्ट्रपति थे? वो थे सोवियत संघ के, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 31, अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा
अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1956 में, 1957 में, 1958 में, 1959 में। तो अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की जो स्थापना है वो कब हुई थी? फटाफट आप लोग, जी जी बहुत बढ़िया बात, बहुत खूब। 31 का जो फटाफट आप लोग को आंसर कमेंट करना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए फटाफट आप लोग को आंसर कमेंट करना है। जी हाँ बहुत खूब। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आपको इस तरह का क्वेश्चन जो है बार बार बनाना है। 31 के जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल आप लोग करेक्ट आंसर दे रहे हो, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, जबरदस्त आप लोगों की आंसर है, बिल्कुल। कोई कोई तो डी बोल रहा है, मतलब बीच में एक दो, देखिए किसी से भी अगर एक दो भी गलत हो रहा तो प्लीज आप लोग सही करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। 31 का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे दोस्तों, वह 1956, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की जो स्थापना है वो 1956 में हुई थी। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। देखिए इस क्वेश्चन 32, इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? इटली है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है। तो आप लोग बताएंगे इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। काफी इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों 32 नंबर का, बिल्कुल हो जाएंगे, वो है इटली, ठीक है। तो ये जो है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य, क्योंकि हम लोग जानते हैं अस्थायी सदस्य यानी कि जो परमानेंट है वो टोटल 5 देश है, नाम भी आपको पता होगा, एक आपका चीन है, एक फ्रांस है, एक ब्रिटेन है, एक अमेरिका है और एक रूस है। टोटल 5 देश है अस्थाई। और अस्थाई यानी कि जो टेम्पररी है वो टोटल 10 देश है, जिसमें से अभी आपका जो भारत है वो भी है। उसका मेंबर जो कितने साल के लिए बनता है? 2 साल के लिए। यानी कि जो अस्थाई देश होते हैं वो टोटल 2 साल के लिए चुने जाते हैं, और जो परमानेंट यानी कि जो अस्थाई सदस्य है वो हमेशा के लिए, ठीक है। इसके पास वीटो पावर होता है, ये परमाणु का परीक्षण कर सकते हैं। यहां पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल इटली हो जाएगा। एक चीज आपको और बता देते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है, लेकिन अगर पूछ दे कि भारत को जो है अस्थायी सदस्य यानी कि परमानेंट में क्यों नहीं जोड़ा जाता है, वो 5 देशों के बाद वो 5 देशों के अंदर वीटो पावर भारत को क्यों नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। अगर भारत को अस्थायी सदस्य मिल जाएगा या फिर दे देगा, तो दोस्तों उसी तरीके से आपका एक जापान देश हो गया, एक इटली देश हो गया, एक जर्मनी हो गया, ये सभी देश भी जो है बहुत ज्यादा तरक्की किया हुआ है, इनको भी जो है परमानेंट यानी कि वीटो पावर देना पड़ेगा। इसलिए जो है भारत को भी वीटो पावर अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। और भी बहुत सारा रीजन है जो कि हम लोग बाद में बात करेंगे। फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कमेंट करेंगे, जो कि लाजवाब क्वेश्चन आंसर आप लोगों की आ रही है। सार्स के सबसे बड़े देश का नाम क्या है? पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश। जी बिल्कुल बिल्कुल 33 के राइट आंसर आपको देंगे भारत। संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया था? 2003 में। बहुत को बिल्कुल 34 के जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है दोस्तों 2001 में, यानी कि ऑप्शन सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। सर साफ दिखाई नहीं दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देगा। देखिए इस क्वेश्चन 35, पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1987 में, 1988 में, 1989 में, 1990 में। तो पहला जो खाड़ी युद्ध है वो किस वर्ष लड़ा गया था? 35 का जो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल आपके हो जाएंगे वो है 1990 में, यानी कि आपके ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। तो पहला खाड़ी युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? बिल्कुल इसके राइट आंसर आपके 1990 हो जाएंगे, ठीक है। बहुत खूब। देखिए इस क्वेश्चन आपके 36, भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी थी? शांति सेना का मतलब क्या होता है? शांति सेना का मतलब होता है जो कि गांधीवादी यानी कि जो अहिंसा को मानता है, यानी कि जो अहिंसा के रास्ते पर चलता है, जिसपे अहिंसा यानी कि शांतिपूर्वक, जो गांधी यानी कि सीधी सीधी अगर समझे तो जो गांधी के रास्ते पर चले उसे बोलते हैं शांति सेना। ये जो है कब भेजी गई थी, यानी कि श्रीलंका में जो भारत भेजा था अपना शांति सेना को, कब भेजा था? 1985 में, 86 में, 87 में, 88 में। बहुत खूब, बिल्कुल इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे 1987 में। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके 37, जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे। रोज हम लोग 7 बजे लाइव आते हैं, आप लोग को रोज 7 बजे जुड़ना है, ठीक है। और एक बात 8:30 बजे भी आपकी क्लास होगी इंग्लिश की, और आपका मॉडल पेपर कराया जाएगा इंग्लिश का, तो प्लीज आप लोग आज इंग्लिश का क्लास जरूर जुड़ना है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 5 है, 8 है, 12 है, 15 है। देखिए बहुत लोग जल्दी में क्या करते हैं, सुरक्षा परिषद को वो कुछ और समझ लेता है और 5 लगा देता है। आपको ध्यान रखना है सुरक्षा परिषद में अभी जो है प्रोजेक्ट में टोटल 15 सदस्य है, ठीक है, क्योंकि 5 आपका हो गया अस्थाई और 10 आपका हो गया अस्थाई। 5 अस्थाई आपको मालूम है, 10 अस्थाई वो भी आपको मालूम है। इसमें टोटल 2 साल के लिए मेंबर चुने जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, क्योंकि कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि अस्थाई सदस्य क्या है या अस्थाई सदस्य क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन को 38, निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि है? अस्त्र परिसंधि संधि द्वितीय, या फिर सामरिक अस्त्र नियुक्तिकरण संधि, या फिर परमाणु प्रसार संधि, या फिर सभी? बहुत खूब, बिल्कुल इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे डी। बहुत बढ़िया। अस्त्र परिसीमन संधि द्वितीय हो गया, सामरिक अस्त्र नियुक्तिकरण संधि हो गया, परमाणु प्रसार संधि हो गया और सभी हो गया, यानी कि राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। ये सभी जो है क्या है दोस्तों? अस्त्र नियंत्रण संधि थी ये सभी, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन 39, कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया?
जैविक हथियार यानी कि BWC, इस पर जो है कितने देशों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? 150, 152, 154, 155। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैविक हथियार समझौते पर, यानी कि क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है BWC का फुल फॉर्म आपको कभी कभी पूछेगा, क्या होता है? बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। यहाँ पर आपका लिखा है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन BWC। ये जो है इसमें समझौते पर जो है कितने हस्ताक्षर हुए थे? बिल्कुल 39 के राइट आंसर बिल्कुल आप लोग करेक्ट दे रहे हैं। इसकी जो राइट आंसर है वो है 155। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए, किसी का अगर गलत हो रहा है तो प्लीज आप लोग जो है सही करने का कोशिश करेंगे। 39 का राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 40, वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? राष्ट्रीयकरण है, अंतरराष्ट्रीयकरण है, ध्रुवीकरण है, एकीकरण है। वैश्वीकरण चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, आपको पढ़ाए हैं, चैप्टर नंबर 9 है आपका। तो वैश्वीकरण का जो सामान्य अंतर है वो क्या है? हम लोग एक और चीज जानते हैं, भूमंडलीकरण भी इसको बोला जाता है। ठीक है, भूमंडलीकरण। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैश्वीकरण का जो सामान्य अर्थ है वो क्या है? तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन 40 का आंसर देंगे। बहुत खूब, बिल्कुल 40 के राइट आंसर हो जाएंगे एकीकरण। क्योंकि दोस्तों वैश्वीकरण के अंतर्गत क्या होता है, हम लोग जो है एक प्रकार का मिलजुल करके कारोबार करते हैं, यानी कि एक देश दूसरे देश में जाते हैं, दूसरा देश के लोग यहाँ पर आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, आयात करते हैं, उसी को एक प्रकार का वैश्वीकरण बोला जाता है। आप अगर चैप्टर नहीं पढ़े वैश्वीकरण तो आप पढ़ लेंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फिर से दोस्तों आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर से शुरू की जा रही है और ये सभी क्वेश्चन का आंसर जो है आपको फटाफट कमेंट करना है। बहुत बढ़िया। देखिए, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, फटाफट सभी क्वेश्चन का जो है आंसर को कमेंट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? कामराज को, लाल बहादुर शास्त्री को, निजलिंगप्पा को, चंद्रशेखर को। जब भी पॉसिबल होगा इंग्लिश मीडियम, बिल्कुल जब भी पॉसिबल होगा, क्या मैं कोशिश करूंगा हमेशा इंग्लिश लाने का, लेकिन फिलहाल अभी मतलब चलिए आप इसी तरह से जुड़ते रहिए ना, रोज मतलब कोशिश करेंगे रोज लाने का। ठीक है, रोज अगर नहीं आएगी तो सप्ताह में एक बार, वीक में एक बार, या फिर हो सकता है वीक में 2 बार। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। बिल्कुल फर्स्ट का बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग दे रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएंगे दोस्तों चंद्रशेखर। गलत नहीं करना है। कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? राइट आंसर आपके हो जाएंगे चंद्रशेखर, यानी कि ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत खूब। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 2, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद थी? यहाँ पर ये मौजूद लिखा हुआ। ठीक है, तो इस समय यानी कि प्रेजेंट में भारत में जो है कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था। एक देखिए क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में 2022 का जो जारी हुआ था बिहार बोर्ड में, उसमें आपको ये क्वेश्चन था। ठीक है, और कोई अदर बोर्ड से है तो वहां भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज आप लोग आंसर देंगे। बहुत खूब, बिल्कुल सेकंड का जो राइट आंसर हो जाएंगे बहुदलीय व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। हो सकता है ये क्वेश्चन दोस्तों आपको इस बार पूछ दे, क्योंकि इस बार का मॉडल पेपर में भी आपका दिया हुआ था। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद 370 का जो संबंध है वो किस प्रदेश से है? फटाफट, बहुत ही आसान है, एक एक बच्चा जानता होगा अभी। बिल्कुल राइट आंसर आपके हो जाएंगे जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन बी। तो अभी जो है आपका अनुच्छेद 370 तो हट गया है, लेकिन क्योंकि अभी सिलेबस आपका चेंज नहीं हुआ है तो आपको सही आंसर लगाना, जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपको वही लगाना। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि अनुच्छेद 370 के अंदर कौन कौन सी उसको जो है छूट दी गई थी, स्वायत्ता दी गई थी, तो आपको सभी लिखना है। ठीक है, यहाँ पर जो अनुच्छेद 370 का संबंध है वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। बहुत बढ़िया। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो किस दल के नेता थे? भारतीय जनसंघ के, भारतीय साम्यवादी दल के, सोशलिस्ट पार्टी के, स्वतंत्र पार्टी के। बहुत ही खूब, बहुत ही लाजवाब आंसर आप लोगों का आ रहा है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल 4 के जो राइट आंसर है आपके हो जाएंगे स्वतंत्र पार्टी। ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। किसने आंसर दिया है? ब्रजेश राजा कुमार ने ऑप्शन डी बोला। बहुत बढ़िया, एमडी औरंगजेब। बिल्कुल 4 का राइट आंसर आपके हो जाएंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो किस पार्टी के एक प्रकार का नेता थे, लीडर थे? तो राइट आंसर आपके हो जाएंगे स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, बहुत खूब। चलिए बहुत बढ़िया। सॉरी फॉर दैट, 4 का जो राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे भारतीय जनसंघ। 4 का राइट आंसर ए हो जाएंगे। 4 का राइट आंसर आपके ए हो जाएंगे। ठीक है, गलत आप लोग को नहीं करना है। 4 का राइट आंसर आपके भारतीय जनसंघ हो जाएगा। आप लोग भी गलत कर रहे हैं मेरे साथ साथ, कम से कम आप लोग को पकड़ना। अगर कोई भी क्वेश्चन गलत हो तो आप लोग तुरंत बोलिए। ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास में यही तो मजा है। लाइव क्लास में हो सकता है हमसे भी मिस्टेक हो जाए, क्योंकि हिस्ट्री में दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। ठीक है, जहां पर आपको क्वेश्चन जो है उसमें डेट आपको क्या था, 24 सितंबर था। अब 24 सितंबर तो मैंने सही बोला, लेकिन वहां पर हमने 1932 की जगह 1939 बोल दिया। ठीक है, तो आपको जो राइट आंसर है वहां पर 1932 होगा। ध्यान रखिएगा, वो भी क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 39 था, दोबारा आप लोग देख लीजिएगा, मैं कमेंट भी कर दिया वहां पर। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल 4 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड माउंटबेटन ने, सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजा हरि सिंह ने? तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे राजा हरि सिंह, क्योंकि उस समय जो है राजा हरि सिंह जो है वहां पर राजा थे। ठीक है, वहां पर उस समय महाराजा बोला जाता था या फिर प्रधानमंत्री बोला जाता था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था? यानी कि 1956 में जो भारतीय राज्य का जो पुनर्गठन हो रहा था, एक प्रकार का बोल सकते हैं, बहुत सारे राज्य जो कि अलग अलग राज्य बनाना चाहते थे उस समय, भारत में विलय नहीं होना चाहते थे या फिर वो एक राज्य से अलग होना चाहते थे, तो उस समय एक बना था राज्यों का पुनर्गठन। तो वो जो है किस आधार पर बनाया गया था? भाषा, भौगोलिक क्षेत्र, जाति, धर्म। बिल्कुल आप लोग इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। बिल्कुल 6 का जो राइट आंसर है वो हो जाएंगे भाषा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सबसे पहले जो आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर बनाया गया, एक राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर, उसके बाद जो है कई जगह आंदोलन शुरू हो गई थी भाषा के आधार पर राष्ट्र बनने को। ठीक है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे आपका भाषा। तो 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का जो आधार है वो भाषा को बनाया गया था। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 7, राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन है वो कब हुआ था? अभी आपको क्वेश्चन पूछा 1956 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या भारतीय राज्यों के पुनर्गठन, यहाँ राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, तो 1947 होगा, 48 होगा, 1950 होगा या फिर 1953 होगा। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन है वो कब हुआ था? बहुत को बिल्कुल 7 का राइट आंसर आप क्यों देंगे? 1953 में। ऑप्शन डी, राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन है वो कब हुआ था? 1953 में हुआ था। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि प्रथम होम मिनिस्टर। ठीक है, होम मिनिस्टर जो है इंडिपेंडेंट इंडिया के बिल्कुल स्वतंत्र भारत के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बहुत बढ़िया, अभिषेक कुमार ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। 8 का जो राइट आंसर आपको जाएंगे तो जी बिल्कुल वो हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो भारत यानी कि आजाद भारत के जो पहले गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। करेक्ट आंसर 8 का राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 9, गोवा भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष बना था? हम लोग जानते हैं गोवा जो है उस पर जो है पुर्तगाली राज कर ही रहा था, तो आप लोग को फटाफट आंसर देना है कि गोवा जो है वो भारतीय संघ का जो राज्य है, स्टेट जो है वो कब बना था? फटाफट 1950 में, 1967 में, 1985 में, 1987 में। 9 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे वो है 1987 में। तो गोवा जो है भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष बना था? 1987 में बना था। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। बहुत बढ़िया, देखिए इस क्वेश्चन आपके 10, भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पर जो आपको राइट आंसर लगाना है हमेशा भी 9 लगाना है, 9, क्योंकि आपके एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस में जो क्वेश्चन पूछता है वो वर्तमान से पूछता है, वर्तमान से। ठीक है, तो आपको वर्तमान वाला देना है, यानी कि जो अभी टोटल केंद्र शासित प्रदेश है वो 9 है और टोटल जो राज्य है दोस्तों वो कितने हैं? 28 है। ठीक है, और 9वां जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन है? वो आपका तेलंगाना है, उसकी जो राजधानी है वो क्या है? हैदराबाद है। इस तरह का क्वेश्चन आपको याद रखना है क्योंकि पूछे जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन 11, भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? जी हाँ, बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, फटाफट आप लोग आंसर देंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? निजी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। हम लोग इस क्वेश्चन को 10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कई बार हम लोग अर्थव्यवस्था में पढ़े भी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को यहाँ का जो भारत को जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, क्योंकि मैंने दोस्तों आपको बताया भी था कि जो है भारत जो है वो पूंजीवादी को भी और साम्यवादी को भी, ये दोनों को मिलाकर के, यानी कि भारत के पास 2 ऑप्शन था, एक पूंजीवादी मॉडल था, एक साम्यवादी मॉडल था, दोनों को मिलाकर के एक अलग प्रकार का बना दिया जिसका नाम रखा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो भारत के पास जो है कौन सी अर्थव्यवस्था? बिल्कुल राइट आंसर मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 12, तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? हमने अभी आपको बताया, आपको टोटल डेट जोड़ना है। सबसे पहला जो था आपका 1951 था, दूसरा आपका था 1956, हम लोग जानते हैं, तीसरा आपका क्या हो जाएगा? 1956 यानी कि 1961, और 1961 से लेकर के 1966 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 5 साल का होता है पंचवर्षीय योजना। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है आपके हो जाएंगे 1961 से 66। आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पहला पंचवर्षीय योजना आपको पूछा जाएगा कभी कभी कि पहला पंचवर्षीय योजना में जो है मुख्य सिद्धांत क्या थी, यानी कि उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों उस समय जो था वो था कृषि से रिलेटेड, यानी कि कृषि पर सुधार। ठीक है, जो दूसरा था वो क्या था? तो वो था आपका औद्योगिकरण, यानी कि दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है वो क्या था? औद्योगिकरण, जिसको हम लोग परिवहन भी बोल सकते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को नंबर 13, खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन था? पंजाब था, आंध्र प्रदेश था, बिहार था, कर्नाटक था। तो खाद्य संकट से जो सबसे अधिक प्रभावित राज्य है वो कौन था? फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर को कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल बिल्कुल 13 के जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है दोस्तों आपके बिहार, यानी कि ऑप्शन सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो खाद्य संकट में सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन था? बिहार था आपका। बिहार में टोटल 9 जिले में जो है बिल्कुल अनाज खत्म हो गया था। ठीक है, हम लोगों ने बहुत मजे के साथ पढ़ा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील के 5 सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किए गए थे? हम लोग जानते हैं उस समय, यानी कि पंचशील समझौता कब हुआ था? अभी हम लोगों ने देखा 1954 में, और हम लोग ये भी जानते हैं कि 1954 में जो है उस समय प्रधानमंत्री कौन था? बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर लगाना है, कौन था? जवाहरलाल नेहरू था, क्योंकि ये जो है 1952 से लेकर के 1964 तक प्रधानमंत्री थे। कौन थे?
जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पंचशील के 5 सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किए गए थे? तो बिल्कुल राइट आंसर आपके हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। पंचशील समझौता किसके साथ हुआ था? वो हुआ था आपके चाइना के साथ। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय विदेश नीति के आरंभ स्तंभ कौन है? शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, विश्व शांति, पंचशील, सभी। तो भारत विदेश नीति की जो आधार स्तंभ है वो कौन सा है? फटाफट आप लोग फॉरेन पॉलिसी के बारे में, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल 15 का आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। इसकी राइट आंसर आपके हो जाएंगे, सर मेरा नाम नहीं लेते हैं, AK यादव आर्मी लवर। नाम सबका लेते हैं, फिलहाल अभी तो किसी का नहीं ले रहे ना, तो आपका सिर्फ मतलब अभी तो किसी का ले रहे हैं, फिलहाल आपका ले लिए मिश्रित। अच्छा अभी कोई पीछे भी है। बिल्कुल 15 का राइट आंसर आपके हो जाएंगे। भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ है आपका शांतिपूर्ण हो गया, सहअस्तित्व होगा, विश्व शांति हो गया, हम लोग जानते हैं पंचशील। तो बिल्कुल राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका विदेश नीति के आधार स्तंभ है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 16 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। किसने कहा था हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं? जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, चंद्रशेखर ने, इंद्र कुमार गुजराल ने। तो ये बात किसने कहा था कि यह संयुक्त राष्ट्र हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की जो है कल्पना नहीं कर सकते हैं? हो जाएंगे। ठीक है, गलत नहीं लगाना। किसने कहा था हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते? राइट आंसर आपके हो जाएंगे इंद्र कुमार गुजराल। हम लोगों ने वही देखा कि देखें कौन कौन गलत बनाते हैं। लगभग बच्चे का इस क्वेश्चन में जो आंसर गलत दिए, कौन 17 का भी आंसर दे दिए, जैनब खातून 17 का है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। चलिए बहुत खूब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जय जवान जय किसान किसका नारा था? इंदिरा गांधी, मतलब किसका नारा था? तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं, फटाफट आप लोग आंसर देंगे। जी हाँ, इसके राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे? वो है लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि ऑप्शन सी। तो जय जवान जय किसान वो लाल बहादुर शास्त्री का नारा था। ये नारा अभी भी गूंजता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा किसान कानून बिल में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। शास्त्री जी जो कि द्वितीय कौन सा द्वितीय प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवाया कि लाल बहादुर शास्त्री का जो निधन है वो कब हुआ था? बिल्कुल हम लोग जानते हैं 1966 में, यानी कि 11 जनवरी 1966। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री का जो निधन है वो कब हुआ था? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 18 नंबर का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस उच्च न्यायालय में इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया गया था? तो हम लोग जानते हैं क्योंकि इंदिरा गांधी जो है चुनाव जीती थी, उसके बाद उसके चुनाव को अवैध करार दिया गया। और एक रीजन था, अवैध करार देने का भी रीजन था, जिससे कि इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लागू हुआ था। तो आप लोग बताएंगे पटना उच्च न्यायालय? बिल्कुल नहीं। मद्रास? बिल्कुल नहीं। कलकत्ता? बिल्कुल नहीं। राइट आंसर आपके हो जाएंगे इलाहाबाद उच्च विद्यालय, यानी कि ऑप्शन बी 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। तो कौन से उच्च विद्यालय थे, उच्च न्यायालय थे, यानी कि हाई कोर्ट था, जिसने इंदिरा गांधी के चुनाव को जो है अवैध कहा गया था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कहना था कि इंदिरा गांधी जो है चुनाव के समय में सरकारी कर्मचारियों का साथ लिया है, इसलिए इसको अवैध कर दिया, यानी कि एक प्रकार का बोल सकते हैं क्या कर दिया, डिक्लेयर, यानी कि इलीगेल, यानी कि बिना मतलब का बोल सकते हैं फ्रॉडबाजी करके। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 20 भारतीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने, कर्पूरी ठाकुर ने, सॉरी बिहार आंदोलन है ना, बिहार आंदोलन बिल्कुल राइट आंसर होंगे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, देखिए टोटल आपका 2 आंदोलन था। कभी कभी आपको बिहार आंदोलन बोल देगा, कभी कभी आपको बोल देगा छात्र आंदोलन, कभी कभी क्या बोल देगा, छात्र आंदोलन। तो छात्र आंदोलन को जो है छात्र आंदोलन को ही क्या बोला जाता है? बिहार आंदोलन बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, छात्र आंदोलन को ही बिहार आंदोलन बोला जाता है, और छात्र आंदोलन बोल दे या फिर बिहार आंदोलन बोल दे, दोनों का जो नेतृत्व है यानी कि किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। जयप्रकाश नारायण जो है 2 शर्त थे उसके ऊपर। कौन कौन सा शर्त थे आप लोग जानते हैं? सबसे पहला कि ये जो आंदोलन है वो पूरे देश में फैलना चाहिए, और दूसरा आंदोलन यानी कि दूसरा जो शर्त था वो क्या था कि आंदोलन जो है वो अहिंसा पूर्वक रहना चाहिए। ठीक है, और शुरू जो हुआ था वो गुजरात में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, गुजरात में सबसे पहला छात्र आंदोलन हुआ था, उसके बाद बिहार में हुआ था, टोटल 2 महीने के बीच डिफरेंस में। देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 21, इंदिरा गांधी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ने भारत में 2 बार भारत में लिखा हुआ है, भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी? अच्छा ये डेट तो आप लोग जानते हैं 1975, लेकिन आपको आज सही डेट बताना है कि इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत को बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे 25 जून 1975 को। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा की थी, और इसके एक दिन बाद इसके मंत्रिमंडल को पता चला था। यानी कि आप यूं सोच सकते हैं कि इसने जो है आपातकाल की इमरजेंसी जो है लागू कर दिया, लेकिन तब भी उसके जो भी मंत्री थे उसको पता इस बात का नहीं चला था। देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 22, सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया? बिहार ने, पश्चिम बंगाल ने, महाराष्ट्र ने, तमिलनाडु ने। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले कौन से राज्य थे जो कि महिलाओं को पंचायतों में 50% तक आरक्षण दिया था? बिहार राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 22 का है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिहार बिल्कुल हो जाएंगे। किसी का गलत हो रहा तो प्लीज इसको स्कोर लेंगे, उसको नोट कीजिएगा, उसको बार बार देखिएगा। मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूं, कोई आपको इस तरीके से नहीं बोलेगा।
प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो इसको प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। और एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए इसी बीच। चलिए, लाइक जो है बहुत कम है, बच्चे बहुत सारे देख रहे हैं लेकिन लाइक आप लोग नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों कंजूसी करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा का, बिहार और झारखंड का, गुजरात का, दक्षिण भारत का। तो भारतीय किसान यूनियन जो है वो किसी देश के किसानों का संगठन था। बहुत बढ़िया, क्योंकि हम लोग जानते हैं ज्यादा जो किसान वगैरह है वो किधर से, हरियाणा या फिर पंजाब। बिल्कुल 23rd के जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपके हो जाएंगे ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए, आयशा सिद्दीकी। ओके सर, चलिए ओके। बिल्कुल 26 की जो राइट आंसर है वो आपकी क्या हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा, यानी कि 23rd का आपके ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत खूब, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक दीजिए, ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चन आपका VBI है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 24, गोवा पर किस विदेशी राज्य का शासन था? ब्रिटेन का था, चीन का था, पुर्तगाल का था, रूस का था। तो अभी हमने आपको करवाया, बिल्कुल इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे पुर्तगाल। तो पुर्तगाल जो है वो किस पर शासन करता था? वो गोवा पर शासन करता था। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 25, तेलंगाना का आंदोलन जो है वो किस राज्य से संबंधित था? झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से। तो तेलंगाना का जो आंदोलन है वो किस राज्य से संबंधित था? अभी हमने आपको बताया, बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे वो है आंध्र प्रदेश, यानी कि आपके ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 26, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित है? बिहार से, उत्तर प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, इनमें से कोई नहीं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो किस राष्ट्र से, किस राज्य से संबंधित है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर को कमेंट करेंगे। बिल्कुल 26 का आप लोग आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है जम्मू कश्मीर। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वहीं पे ये पार्टी बनी थी, क्योंकि आपको मालूम है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर के जो पार्टी थी उसको हरा दिया था, वहां के जो राज्य पार्टी थी, मतलब है ना। तो इसकी जो राइट आंसर है बिल्कुल आपके हो जाएंगे वो है जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन सी 26 नंबर का। बहुत खूब। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 27, शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? बिल्कुल अमेरिका कर रहा था। और सुएज संघ जो है वो किसका कर रहा था? वो कर रहा था साम्यवादी का। तो क्वेश्चन देखिए कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो आपका जो है पूंजीवादी गुट का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था। और सुएज संघ का जो है साम्यवादी कर रहा था। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 28, सुएज संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? कोसिजिन था, स्टालिन था, मिखाइल गोर्बाचेव था, या फिर बुल्गानिन था। तो सुएज संघ की जो अंतिम यानी कि जो लास्ट, जी हाँ लास्ट जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? बहुत खूब, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बिल्कुल 28 के जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों वो है मिखाइल गोर्बाचेव, यानी कि ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति जो है वो कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव थे। उसके बाद 1991 में जो है ये सोवियत संघ यानी कि USSR खत्म हो गया, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 29, MBA पाठ्यक्रम की जो शुरुआत है वो कौन से देश में हुई थी? अमेरिका में, भारत में, रूस में, अफगान में। 29 का फटाफट आप लोग करेक्ट आंसर लगाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं भारत में तो उस समय नहीं थी, अफगान में भी नहीं होगी। अब आपको राइट आंसर 50% है कि अमेरिका में होगा या फिर रूस में। तो दोस्तों MBA पाठ्यक्रम की जो शुरुआत है वो अमेरिका में हुई थी। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का। बहुत बढ़िया। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 30 जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? द्वितीय खाड़ी युद्ध से। प्रथम, अभी आपकी जो है 8:30 बजे इंग्लिश की क्लास है, इस क्लास में आपको जरूर जुड़ना है। देखिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो है वो किससे संबंधित है? द्वितीय खाड़ी युद्ध, प्रथम खाड़ी युद्ध, अलकायदा, कारगिल युद्ध। 30 का जो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे बिल्कुल आपको हो जाएंगे वो है प्रथम खाड़ी युद्ध, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो है वो किससे संबंधित है? वो आपका है प्रथम खाड़ी युद्ध से। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 31, किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया था? फ्रांस ने, चीन ने, रूस ने, अमेरिका ने। तो क्वेश्चन काफी लाजवाब है, कौन से देश थे जो कि 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया था? यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ को बोल करके। आपको मालूम है संयुक्त राष्ट्र संघ पर सबसे ज्यादा कब्जा किसका है? बिल्कुल आपका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। तो 2003 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो किसके साथ उपेक्षा करके यानी कि बोल करके, संयुक्त राष्ट्र संघ को बोल करके अमेरिका ने जो है इराक पर हमला किया था, यानी कि आक्रमण किया था, अटैक किया था। देखिए इस क्वेश्चन को 32 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है? दक्षेस जिसको हम लोग सार्थ भी बोलते हैं, आपको कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाएगा, फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखना है। लेकिन यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है? भारत, मालदीव, चीन, भूटान। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 32 का जो है आंसर को कमेंट करेंगे। MD औरंगजेब 32 का सी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल 32 की जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों वो है आपके चीन। चीन को जो है दक्षिण एशिया का एक प्रकार का सदस्य नहीं माना जाता है, या फिर दक्षेस का सदस्य जो है ये नहीं है। तो राइट आंसर जो है आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे चीन, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को 33, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो हम लोगों ने देखा एक आपका अस्थायी था, एक आपका अस्थायी था।
टोटल मिलाकर के जो सुरक्षा परिषद में सदस्य है वो 15 है, जिसमें से जो 5 है वो अस्थायी है और जो 10 है वो क्या है, अस्थायी है। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 33 का। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 34, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 12, 14, 15, 18। भारत के जो उच्च न्यायालय है यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सॉरी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उसमें टोटल 5 जज जो है मैक्सिमम फैसला ले सकता है। ठीक है, जैसे कि आपका बाबरी मस्जिद वाला जो केस हुआ था उसमें टोटल 5 जज मिलकर के फैसला लिया था। बट यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसमें टोटल कितने जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं? देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे आंसर गलत दे रहे हैं। इसके जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे 15। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं दोस्तों? टोटल जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल 9 वर्ष के लिए जज बनते हैं। कितने वर्ष के लिए? 9 वर्ष के लिए। तो आपको ध्यान रखना है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो है कितने न्यायाधीश होते हैं, वो आपके टोटल 15 होते हैं। टोटल 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, और ये जो है 9 वर्ष के लिए तो चुने जाते हैं, लेकिन फिर भी चुने जा सकते हैं। प्रत्येक तीसरे वर्ष इन 15 न्यायाधीशों में से 5 चुने जा सकते हैं फिर भी। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन आपका 35 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलेगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर जो 35 का आंसर देंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे मानवाधिकारों की रक्षा से। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो संबंध है वो किससे है? वो राइट आंसर आपके हो जाएंगे मानवाधिकारों की रक्षा से, यानी कि सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमन राइट। ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएंगे 35 का ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 36, वैश्विक तापवृद्धि, जो भी स्टूडेंट अभी जुड़े हैं प्लीज आप वीडियो को शुरू से देख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन आज का जो सेशन में है, सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट था। इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और 8:30 बजे आपकी और क्लास होगी, तो उसमें भी आपको जुड़ जाना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, वैश्विक तापवृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल 36 की जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपके हो जाएंगे मालदीव, यानी कि ऑप्शन सी। प्रियाराज यूपीएससी गर्ल, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी कि मालदीव को। तो वैश्विक तापवृद्धि से यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से जो सबसे ज्यादा खतरा है वो मालदीव को है, और बांग्लादेश को भी है। बांग्लादेश का लगभग 50% जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में डूब जाते हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश को भी है, लेकिन ज्यादा जो सबसे अधिक खतरा है वो मालदीव को है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37, परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन तत्व है? मैंने आपको बताया था एक परंपरागत, एक गैर परंपरागत। परंपरागत के अंतर्गत आपका 2 आता है, एक गृह युद्ध आता है और एक सैनिक हमला यानी कि बाह्य युद्ध आता है परंपरागत के अंतर्गत। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन तत्व है? शक्ति संतुलन, गठबंधन बनाना, सामूहिक सुरक्षा, सभी। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन डी, सभी। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जैसे चाइना जो है, चाइना के साथ हम लोगों को युद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शक्ति संतुलन करना पड़ेगा, यानी कि बराबर का शक्ति करना पड़ेगा, तभी तो एक प्रकार का हो सकता है कि शक्ति ना हो। ठीक है, गठबंधन भी बनाना पड़ेगा, कई देशों के साथ हम लोग को मिलकर रहना पड़ेगा, जैसे कि आपका नाटो संधि है, सीटो संधि है, एक आपका सामूहिक सुरक्षा हो गया, एक आपका यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। देखिए इस क्वेश्चन 38, वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी? ब्राजील में, भारत में, पाकिस्तान में, केन्या में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सही आंसर कमेंट करना है। ठीक है, वर्ल्ड सोशल फोरम की जो प्रथम बैठक है वो किस देश में हुई थी? फटाफट आप लोग आंसर देंगे। बहुत बढ़िया, ब्राजील में हुई थी। तो वर्ल्ड सोशल फोरम, मैंने आपको इसका कभी कभी आपको शॉर्ट फॉर्म दे देगा। ठीक है, WSF, वर्ल्ड सोशल फोरम WSF सबसे पहले ब्राजील में हुई थी, और जो पृथ्वी सम्मेलन है वो भी सबसे पहले ब्राजील में हुआ था। ठीक है, ब्राजील में एक जगह था जिसका नाम था रियो, इसलिए पृथ्वी सम्मेलन को रियो सम्मेलन भी बोला जाता है। देखिए लास्ट वाला जो चैप्टर आपका 9वां चैप्टर, उससे भी कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उस चैप्टर को भी आपको ध्यान से देखना है। लास्ट वाला जो चैप्टर आपका पॉलिटिकल साइंस का 9वां चैप्टर, जिसका नाम है वैश्वीकरण। देखिए वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए हैं? निर्धन, उद्योगपति, पूंजीपति, कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कोई भी चीज हो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है? बिल्कुल राइट आंसर आपके हो जाएंगे निर्धन, यानी कि गरीब लोग, पुअर लोग। ठीक है, तो वैश्वीकरण से जो है सबसे अधिक कौन अफेक्ट हुआ है, प्रभावित हुआ है? राइट आंसर आपके हो जाएंगे निर्धन, यानी कि गरीब, पुअर। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 40, भूमंडलीकरण किन क्षेत्रों को समाहित करता है? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने आपको बताया था कि भूमंडली के अंतर्गत जो है सब कुछ आता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भूमंडलीकरण जो है किन क्षेत्रों को समाहित करता है? इकोनॉमिक को, कल्चर को, सोशल को, पॉलिटिकल को। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, तो फटाफट 40 का राइट आंसर आप लोग करेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल इसका राइट आंसर आएंगे दोस्तों, वो है आपके आर्थिक। जी हाँ, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने बीबीआई टोटल 80 क्वेश्चन आपको करवाया। ये सभी 80 क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सके अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बने तो प्लीज इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है।